सो हे गाइस, पिछले एपिसोड में जो चीजें हुई उसके बाद ये एपिसोड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, जो शायद हमने नहीं सोचा होगा कि कुछ इस लेवल पे भी जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस एपिसोड में होने क्या वाला है। क्योंकि जो मारिया, सॉरी क्या था नाम निकल गया, बट जो मतलब प्रिंसेस है वो पूरा का पूरा मतलब भाई उस लेवल पे जाने वाला एपिसोड प्रिंसेस के साथ। मतलब भाई मतलब किस लेवल पे जाएगी स्टोरी, मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं बोलूं क्या। मतलब 4 साल पीछे के आहान ने जब सोचा कि हाँ मारिया प्रिंसेस को उसने जब बचाया था, मारिया प्रिंसेस नहीं कोई और नाम था, हाँ प्रिंसेस थी बस, मतलब लंदन में तो उसने बचाया था। बट अब यहाँ पे जो ट्विस्ट आ रहा है भाई मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आगे स्टोरी में होने क्या वाला। तो क्योंकि गाइस स्टोरी कुछ नेक्स्ट लेवल जाने वाली है, तो चलिए देखते हैं लास्ट। आहान और रायजादा फैमिली के सच के बारे में जानने के बाद डायना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस लेने का फैसला करती है। इसके साथ ही वो चाहती है कि मिहिर को उसकी पोजीशन से निकाल दिया जाए। मिहिर के पास अब आहान से मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। जब आहान मिहिर का कॉल इग्नोर कर देता है तब मिहिर उसे एक बार फिर कॉल करता है। इस बार आहान कॉल उठा लेता है। उसके हेलो बोलने के बाद जब कुछ देर तक सामने से कोई आवाज नहीं आती तब वो फोन काटने लगता है। तभी अचानक से आवाज आती है, मैं मिहिर रायजादा बोल रहा हूँ। आहान ये नाम सुनकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रायजादा फैमिली का कोई मेंबर उसे क्यों कॉल कर रहा है। तुमने क्यों कॉल किया है? आहान ने डायरेक्टली पूछा। तुम जानते हो कि प्रिंसेस डियाना इंडिया आई हुई है? मिहिर ने आहान से पूछा। उसने आहान के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया था। प्रिंसेस डायना? आहान ने सोचा वो ये नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा प्रिंसेस डायना कौन है? फोन के थ्रू मिहिर को आहान का कंफ्यूजन समझ नहीं आया, इसलिए उसने बोलना कंटिन्यू किया। आहान, प्रिंसेस डायना लंदन से कुछ बिजनेस टाइकून्स के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आई है। हम चाहते हैं कि रॉयल फैमिली यहाँ इन्वेस्ट करे, पर वो इन्वेस्टमेंट प्रिंसेस के मूड पर डिपेंड करता है। तुम और प्रिंसेस दोस्त हो और तुम इंडिया से हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम प्रिंसेस को इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करो। मिहिर ने एक ही सांस में अपनी सारी बात बोल दी। प्रिंसेस डायना कौन है? आहान ने पूछा। डायना को नहीं जानता था वो, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर क्या बात कर रहा था। तुम प्रिंसेस डायना को नहीं जानते? मिहिर ने हैरानी में पूछा। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, आहान ने कहा। अचानक से लंदन सुनने के बाद आहान को कुछ रियलाइज हुआ और उसने मुंह बनाया। आहान, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में हमें लेकर नफरत है, पर इस बार बात देश के भले के लिए है। अगर रॉयल फैमिली यहाँ इन्वेस्ट करेगी तो सबका फायदा होगा। प्रिंसेस डायना ने कहा है कि तुम उनके लिए बहुत स्पेशल हो और यहाँ तक कि उनके बेनिफैक्टर रह चुके हो, इसलिए मेरे सामने प्रिटेंड मत करो, ठीक है? वो सिर्फ इंडिया तुम्हारे लिए आए हैं और तुम ही उनके बारे में नहीं जानते। ऐसा कैसे हो सकता है? मिहिर ने कहा। तुम जिस प्रिंसेस डायना की बात कर रहे हो वो लंदन की इंपीरियल पैलेस की प्रिंसेस है? आहान ने पूछा। मिहिर की बातें सुनकर अचानक से आहान को 8 साल पहले की बात याद आई। उसने 8 साल पहले इंपीरियल पैलेस की एक प्रिंसेस को बचाया था और उसे उसका नाम नहीं पता था। फोन की दूसरी तरफ आहान की बातों से मिहिर को विश्वास हो गया था कि आहान सच में डायना को नहीं जानता है। हाँ, मैं इंपीरियल पैलेस के प्रिंसेस के बारे में ही बात कर रहा हूँ, मिहिर ने अपने शौक से उभरते हुए कहा। वो यहाँ क्यों आई है? आहान ने पूछा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई राजकुमारी 8 साल बाद उसे ढूंढने इंडिया आएगी। मुझे क्या पता कि वो यहाँ क्यों आई है? मिहिर ने इरिटेट होते हुए कहा। उसे बहुत जलन हो रही थी कि एक राजकुमारी आहान से मिलने आई थी और आहान उसे जानता ही नहीं है। लोग डायना को जानने के लिए कुछ भी कर सकते थे, वहीं आहान को डायना याद भी नहीं थी। आहान, प्रिंसेस तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेगी। वो मनाली के लिए निकल चुकी है। वहां पर हमारे कुछ मीटिंग्स हैं। मैं चाहता हूँ कि जब प्रिंसेस तुमसे मिले तब तुम उनसे डील और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करो। मिहिर ने आहान से कहा। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? आहान ने कहा। मतलब? मिहिर ने पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्वेस्टमेंट लाने का काम तुम्हारा है ना? आहान ने पूछा। हाँ, मेरा ही है, मिहिर ने कहा। आहान के सामने ये बात डिनाई करना यूजलेस था।
आहान को ये बात कहीं से भी आसानी से पता चल सकती थी। और इन्वेस्टमेंट देने वाली प्रिंसेस डायना है ना? आहान ने पूछा। हाँ, मिहिर ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सवाल पूछकर आखिर आहान करना क्या चाहता था। जब इन्वेस्टमेंट तुम्हें चाहिए देने वाली रॉयल फैमिली है, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? आहान ने कहा। आहान जान गया था कि मिहिर को उसकी मदद क्यों चाहिए थी। जरूर मिहिर ने डायना को ऑफेंड किया होगा, और क्योंकि डायना ने आहान को अपना दोस्त बताया था, इसलिए वो डायना को मनाने में आहान की मदद चाहता था। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम प्रिंसेस के दोस्त, मिहिर ने कहा, पर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि इससे पहले ही आहान ने कहा, मैं प्रिंसेस को नहीं जानता और ना ही उनका दोस्त हूँ। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी प्रिंसेस को मैं इतने अच्छे से भी नहीं जानता हूँ कि उनसे तुम्हारे लिए मदद मांगो। आहान ने मिहिर से कहा और मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जैसे ही आहान ने मिहिर का फोन रखा, उसके पास दूसरा कॉल आया। ये इंटरनेशनल नंबर था। आहान ने जैसे ही फोन उठाया, सामने से एक बहुत ही प्यारी आवाज आई। हेलो, मे आई नो इफ दिस इज मिस्टर आहान रायजादा? यस, आई एम आहान। मे आई नो हु यू आर? आहान ने पूछा। हेलो मिस्टर आहान, आई एम सहर, प्रिंसेस डायना's फ्रेंड। सहर ने कहा और अपनी आइडेंटिटी रिवील की। हेलो। आहान सहर की कॉल से सरप्राइज नहीं था क्योंकि मिहिर की वजह से वो ऑलरेडी प्रिपेयर था कि कुछ ऐसा जल्दी ही होगा। इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। आज सुबह मिहिर रायजादा ने आपका नाम यूज करके डायना को डिसीव करने की कोशिश की थी। डायना को इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि उसने ऑलमोस्ट आपके दुश्मन की मदद कर दी थी। सहर ने आहान से बहुत बुलाई की बात की। उसके इस टोन की वजह सिर्फ आहान और डायना का रिश्ता नहीं, बल्कि आहान की तरफ उसकी अपनी रिस्पेक्ट भी थी। आहान के नंबर को ढूंढने के चक्कर में सहर को आहान के बारे में कुछ पता चल गया था। वो जानती थी कि गैम्बलिंग में गैंगटॉक को बुरी तरह हराने वाला इंसान आहान ही था। उसे आहान की ड्राइविंग स्किल्स और मार्शल आर्ट स्किल्स के बारे में भी पता था। उसके मन में आहान के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी। प्रिंसेस से कहना कि उन्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मिहिर से कोई लेना देना नहीं है, आहान ने कहा। आहान और रायजादा फैमिली के बीच की दुश्मनी में आहान को उनकी थर्ड जनरेशन से कोई लेना देना नहीं था। उसे जो थोड़ा बहुत मतलब था वो आदित्य और आलोक जैसों से था। बाकी वो किसी के मुंह लगना पसंद तक नहीं करता था। मिहिर तो आहान की नजर में बस जोकर था। आप बहुत स्वीट है मिस्टर आहान, सहर ने कहा। वैसे क्या आप आज रात को फ्री हैं? एक्चुअली डायना आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हैं और 8 साल पहले उसकी जान बचाने के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हैं, सहर ने कहा। वो मनाली के लिए निकल गई है और कुछ ही देर में वहां पहुंच भी जाएगी, सहर ने बात कंटिन्यू की। हाँ, मैं फ्री हूँ, हम डिनर प्लान कर सकते हैं, आहान ने कहा। दैट्स ग्रेट, मैं आपको प्लेस और टाइम कंफर्म करने के बाद इन्फॉर्म कर दूंगी, सहर ने कहा। ओके, साउंड्स ग्रेट, आहान ने कहा। डायना आहान से मिलने लंदन से इंडिया आई थी। ऐसे में वो उसके इनविटेशन को मना नहीं कर सकता था। जब सहर और आहान आपस में बात कर रहे थे तब मीर के पास सीईओ का फोन आया। What is the update? सीईओ ने साफ साफ पूछा। उसके लिए 30 मिनट बस खत्म ही होने वाले थे। सर, मैं प्रिंसेस से बात नहीं कर पाया हूँ, आप मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मीर ने कहा। Listen young man, मैं जानता हूँ कि तुम रायजादा फैमिली से हो और तुम्हें इस इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हमारे देश को इस इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। बेहतर होगा कि अब तुम इस डील से बाहर रहो, सीईओ ने कहा और मिहिर को उसकी पोजीशन से निकाल दिया। पर सर, इससे पहले मिहिर कुछ समझ पाता, सीईओ ने फोन रख दिया और उसके सामने से उसे सिर्फ एंगेज टोन सुनाई थी। डायना, सहर और बाकी लोग मनाली पहुंच गए। आगे की सारी मीटिंग यहीं पर होने वाली थी, पर उससे पहले डायना को आहान से मिलना था। सहर ने जो डिनर प्लेस चूज की थी वो एक प्राइवेट पैलेस था। वहां पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स को आने की परमिशन नहीं थी। सहर ने जब ये पैलेस बुक किया तब वहां के ओनर ने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए थे और डिनर की सारी तैयारी कर दी थी। करीब 8 बजे कुछ बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस पैलेस के गेट के सामने आकर रुकी। एक कार की बैक सीट पर डायना और सहर बैठे थे। Here you go, Miss Dinah.
फाइनली अब तुम अपने चार्मिंग प्रिंस से मिलोगे। सहर ने डायना को टीज करते हुए कहा। सहर प्लीज मेरे साथ चलो ना, आई एम वेरी नर्वस। डायना ने कहा, डायना डोंट बी नर्वस, आहान इज वेरी इजी गोइंग, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद हिम, ऑल्सो यू आर मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट वांट टू बी द थर्ड व्हील। सहर ने कहा, ओके इफ यू से सो। डायना ने कहा और अपने आप को एडजस्ट करने के बाद कार से उतर गई। भले ही वो सिर्फ आहान के साथ प्राइवेट मील करने वाली थी, पर उसने तैयारी होने में 2 घंटे लगा दिए थे। उसने अपने अपीयरेंस पर बहुत ध्यान दिया था। उसने एक बीच कलर का ड्रेस पहना था और बालों को एक पोनीटेल में बांधा हुआ था। उसके चेहरे पर मिनिमम मेकअप था, पर फिर भी मूनलाइट में उसका चेहरा चमक रहा था। ये चमक आहान से मिलने की थी। गेट में एंटर करने के बाद उसने देखा कि आहान उसका इंतजार कर रहा था। उसने आहान के जाने पहचाने चेहरे को और अच्छे से पहचानने की कोशिश की और फिर मुस्कुराकर बोली, डियर आहान, आई फाइनली गेट टू सी यू। इतना कहने के बाद डायना ने अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख लिए और आहान को निहारने लगी। प्रिंसेस डायना, द प्लेजर इज ऑल माइन, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, इट इज यू हु इज द रियल प्रिंसेस। आहान ने कहा, डियर आहान, यू आर वेरी काइंड। डायना ने कहा। इस कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों डाइनिंग एरिया में चले गए। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे। डायना को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आहान को कितना पसंद करती है। कुछ देर बाद एक वेटर आया और वहाँ से ऑकवर्ड एनवायरनमेंट को खत्म किया। उसने उनके सामने कुछ डिशेस प्रेजेंट की। डिशेस में मोस्टली इंडियन क्विजीन था। प्रिंसेस डायना, आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। आहान ने कहा। थैंक यू आहान। प्लीज मुझे सिर्फ डायना बुलाइए, प्रिंसेस डायना नहीं। डायना ने कहा। इसके बाद दोनों ने खाना शुरू किया। इंडियन क्विजीन खाने के बाद डायना बहुत खुश हो गई। जैसे ही उसने बटर चिकन का पहला बाइट लिया, उसने कहा, वाओ, दिस इज सो डिलीशियस। इसके बाद उसने एक एक करके सारे डिशेस टेस्ट की और फिर वाइन ग्लास उठाकर कहा, आहान, अगर आपने 8 साल पहले मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती और वो किडनैपर्स मुझे मार चुके होते। थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। मैं और मेरी पूरी फैमिली आपका फेवर कभी नहीं भूलेंगे। You don't have to be a formal Diana. It is okay. The bygones are bygones. आहान ने कहा। आहान, रायज़ादा फैमिली तुम्हें मारना क्यों चाहती है? डायना ने पूछा। क्या आहान डायना को इसके बारे में बताएगा? आहान पहले नहीं जान पाता है कि मिहिर किस प्रिंसेस की बात कर रहा है। जब उसे पता चला कि वो इंपीरियल पैलेस के प्रिंसेस की बात कर रहा है, तब उसे 8 साल पहले की बात याद आती है। आहान मिहिर की मदद करने से मना कर देता है। सहर आहान को कॉल करके डायना से मिलने के लिए कहती है। दोनों एक प्राइवेट पैलेस में मिलते हैं। आहान, रायज़ादा फैमिली तुम्हें मारना क्यों चाहती है? तुम तो उनके फैमिली मेंबर हो ना? डायना ने पूछा। डायना रॉयल फैमिली से थी, इसलिए उसे पता था कि बड़ी फैमिलीज में आपस में पावर के लिए बहुत दुश्मनी होती है, पर आहान के केस में उसे पावर प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। रायज़ादा फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी फैमिली नहीं बल्कि दुश्मन है। उनकी वजह से मेरी माँ की मौत हो गई थी। आहान ने कहा। ओह, डायना ने अपॉलोजेटिकली कहा। सॉरी डियर आहान, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए थी। डायना ने कहा। कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान ने कहा। आहान, मिहिर रायज़ादा बहुत ही बुरा आदमी है। मैंने उसके जैसा मतलबी इंसान कभी नहीं देखा। अगर मैं उसे पनिश करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डायना ने पूछा। मिहिर को पनिश करने का मतलब उसका करियर खराब करना है। वो रायज़ादा फैमिली से था, इसलिए उसका करियर डिस्ट्रॉय करना मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पहुंचाने के बराबर है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहान ने कहा। आहान की नजर में मिहिर बस एक जोकर था। वो खुद से डायना को उसे सजा देने के लिए नहीं कहने वाला था, पर अगर डायना अपने आप को उसके साथ कुछ करना चाहती थी तो वो मना भी नहीं करेगा। इसके बाद डायना के मन में बस आहान को लेकर बहुत सारे सवाल थे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डायना ने आहान से अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा था। 2 घंटे बाद डिनर खत्म हो गया। टेबल पर बस कुछ ही डिशेस बची थी।
बाकी अहान और डायना ने खाली थी। डिनर करने के बाद डायना ने कहा, अहान, ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे हैप्पी डिनर था। इंडियन क्विजीन बहुत ज्यादा डिलीशियस है। इसके अलावा मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपसे फिर से मिलने का मौका मिला। डायना के चेहरे से खुशी साफ नजर आ रही थी। उसने आधी बोतल वाइन पी ली थी, इसलिए उसका चेहरा लाल हो गया था और आंखों में अलग सी चमक थी। अहान ने डायना के इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे कहा, चलिए मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ। जब वो डाइनिंग रूम से बाहर आए तब डायना के बॉडीगार्ड वहां पर स्टैचू की तरह खड़े थे। जब उन्होंने डायना और अहान को बाहर आते हुए देखा तब उन्होंने दोनों को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। लिसन, मैं और अहान लेक के पास जा रहे हैं, प्लीज डोंट फॉलो, डायना ने कहा। पहले वो सोच में पड़ गया और उसने अहान को ऊपर से नीचे तक देखा। ओके प्रिंसेस, बॉडीगार्ड ने कहा। मुझे मिस्टर अहान की स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है, वो आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। उनके होते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता, बॉडीगार्ड ने कहा। जिस तरह बॉडीगार्ड अहान के बारे में बात कर रहा था, अहान समझ गया था कि ये बॉडीगार्ड उसे अच्छे से जानता है। इतने ट्रस्ट के लिए थैंक यू। मैं प्रिंसेस डायना को सेफ ये होटल पहुंचा दूंगा, अहान ने कहा। इसके बाद दोनों प्राइवेट पैलेस से निकलकर लेक की तरफ जाने लगे। लेक के पास बहुत सारे लोग थे, वहां पर फॉरेन ब्यूटीज भी थी, पर फिर भी सबकी नजर डायना पर आकर रुक गई। इस वक्त डायना कोई प्रिंसेस की तरह नहीं, बल्कि एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह उछल कूद कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज बहुत वक्त के बाद वो आजाद हुई है और अपनी जिंदगी खुल के जी रही थी। दोनों लेक के पास बैठे थे। काफी देर शांति से पानी की आवाज सुनने के बाद डायना ने अहान का हाथ पकड़ा और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, अहान, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर कंपनी, डायना ने कहा। एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, आई एम ग्लैड। अब काफी देर हो गई है, मैं आपको होटल छोड़ देता हूँ, अहान ने कहा। ओके, डायना ने कहा। वो अहान के साथ कुछ और वक्त वहीं रहना चाहती थी, पर उसने ये बात अहान को नहीं बताई। थोड़ी देर में दोनों डायना के होटल पहुंच गए। आहा, क्या आप थोड़ी देर और मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे? हम मेरे रूम में वाइन पियेंगे और चिल करेंगे, डायना ने कहा। सॉरी डायना, मुझे कुछ काम है। अगर आपके पास कल टाइम है तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। अहान ने पोलाइटली डायना का इनविटेशन रिफ्यूज कर दिया। वो समझता था कि डायना क्या कहना चाहती थी। भले ही अहान और शनाया का डिवोर्स हो गया था, पर फिर भी उसके दिल में शनाया की जगह कोई नहीं ले पाया था। अहान के दिल में सिर्फ शनाया के लिए जगह थी, इसलिए वो डायना को कोई होप्स नहीं देना चाहता था। अगली सुबह डायना मीटिंग के लिए तैयार हो गई। अहान और उसके बीच इन्वेस्टमेंट में लेकर कोई बात नहीं हुई थी, पर डायना ने एक फैसला कर लिया था। वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स और ऑफिशियल्स के साथ वेन्यू पर पहुंची। वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट सिर्फ अहान की वजह से कर रही थी और वो ये सबको पहले ही बता चुकी थी। लंदन के रॉयल्स और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ये बात जानते थे कि डायना का इन्वेस्टमेंट मिहिर की वजह से नहीं, बल्कि अहान की वजह से है। डायना जब वेन्यू पर पहुंची तब इंडियन बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसका इंतजार कर रहे थे। सबने एक दूसरे को बहुत वार्मली ट्रीट किया। इसके बाद मीटिंग शुरू हुई। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टमेंट के बारे में सबको समझाया। बीच बीच में जिसने जो भी सवाल पूछा उसके जवाब भी दिए गए। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। मीटिंग के एंड में गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा, अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए लंदन के इंपीरियल पैलेस से राजकुमारी डायना को आमंत्रित करना चाहूंगा। हेलो एवरीवन, it is well known that India is a land of cultures and heritage. Before I came to India, I had only read about it in books or heard from people. But after visiting India, I know it closely. I enjoyed the food, learned about hospitality, and got to know about its history. I must say I'm very happy and impressed. It is a magical country. Also right now, I'm happy with the investment too. But here are two things that I want to share with you all. डायना ने कहा और फिर एक लंबा पॉज लिया। पहली बात, हम यहाँ बहुत ही खुशी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि ये इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा होगा। The deal is final. जो भी पेपर वर्क होगा वो भी जल्दी हो जाएगा। दूसरा, मैं जब यहाँ आई
तो मेरे मन में इंडिया का बहुत अच्छा इंप्रेशन था, पर यहाँ आने के बाद मैं बहुत ही चीप इंसान से मिली। उनका नाम मिहिर रायजादा है। उन्होंने इस डील के लिए झूठ का सहारा लिया था, इसलिए मैं डील कैंसिल करने वाली थी। पर फिर मैं आहान रायजादा से मिली। उन्होंने मुझे समझाया कि मिहिर जैसे लोगों का इस देश में होने का मतलब ये नहीं है कि सब बुरे हैं। I should just ignore him. So I did. कि इन्वेस्टमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ आहान की वजह से कर रही हूँ। मैं आगे कभी भी मिहिर या मिहिर जैसे लोगों से बात करना नहीं चाहती, इसलिए वो ऐसी डील से जितना दूर रहे उतना अच्छा होगा। फाइनली मुझे उम्मीद है कि इस बिजनेस डील की वजह से इंडिया और लंदन के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। That will be good for all of us. Thank you. Looking forward to see more such wonderful deals. डायना ने अपनी स्पीच जैसे ही खत्म की, पूरा मीटिंग हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज गया। वहाँ तालियां तो बज रही थी, पर सबके दिमाग में बस एक ही बात थी कि मिहिर रायजादा इज ओवर नाउ। डायना ने मिहिर को पब्लिकली इंसल्ट किया था। ऐसे में अब चाहे वो किसी का भी बेटा क्यों ना हो, गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस उसका साथ नहीं देने वाले थे। रायजादा फैमिली की थर्ड जनरेशन में सबसे ज्यादा फेमस मिहिर ही था, पर उसकी एक गलती की वजह से डायना ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। अब वो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। वहीं अब आहान गवर्नमेंट की नजरों में और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। डायना ने नाम लेकर कहा था कि डील सिर्फ आहान की वजह से हो रही है, इसलिए आगे की डील्स के लिए गवर्नमेंट आहान से मदद जरूर मांगेगी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग अपनी कार्स में बैठकर जाने लगे। एक ऑफिशियल ने अपने सेक्रेटरी से एक नोटिस रिलीज करने के लिए कहा। ये नोटिस एक मीटिंग का था जो मिहिर के फ्यूचर को डी-डे करने के लिए रखी जाने वाली थी। सबने फैसला ले लिया था कि मिहिर को अब उसकी पोजीशन से डिसमिस कर दिया जाएगा। इस पर बस ऑफिशियल स्टैंप लगाना बाकी था। इस फैसले से देश भर में सनसनी मच गई। सबको ये जानकर बहुत हैरानी हुई। एक तो मिहिर एशिया की नंबर 1 फैमिली रायजादा फैमिली से था, उसके अलावा वो सबसे पॉपुलर भी था, फिर भी उसे अपने पोजीशन से निकाल दिया गया था। इस सिचुएशन में उसकी मदद कोई नहीं करने वाला था। ये सजा मिहिर के लिए मौत से भी ज्यादा बड़ी थी। You useless trash! मैं तुमसे इस बदनामी का बदला लेकर रहूंगा। ये मत सोचना कि तुम जीत गए हो। मैं हिसाब बराबर करके रहूंगा। अपनी किस्मत को ऐसे पलटता देख मिहिर गुस्से में चिल्लाया। उसे इस वक्त आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। डायना कुछ दिन इंडिया में ही रही। वापस जाने से एक दिन पहले वो अपने रूम में बैठी हुई थी और बार बार अपने फोन पर एक नंबर डायल कर रही थी और कट कर रही थी। फाइनली उसने हिम्मत करके कॉल किया। हेलो। जब सामने से एक प्यारी आवाज आई तब डायना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हेलो आहान, क्या कर रहे हो आप? डायना ने पूछा। कुछ नहीं। क्या बात है? आहान ने पूछा। कुछ नहीं, मैं कल वापस घर लंदन जा रही हूँ। डायना ने कहा। पिछले कुछ दिन मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं थे और मैं इस सपने से कभी नहीं उठना चाहती थी। डायना ने कहा। आपको सपनों की दुनिया से ज्यादा ही लगाव हो गया है लगता है। आप घर नहीं जाना चाहती? आहान ने स्माइल करते हुए कहा। आहान जानता था कि अपनी स्पेशल आइडेंटिटी की वजह से डायना ज्यादा देर बाहर नहीं निकल सकती थी। वो हमेशा घर के आसपास ही रहती थी। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री उंगलियों पर काउंट की जा सकती थी और 8 साल पहले के हादसे के बाद तो उसका घर से निकलना और भी मुश्किल था। पर यहाँ 3 दिन में डायना ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी। वो यहाँ बहुत फ्रीली रही थी। क्या मैं कुछ दिन और यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ? डायना ने पूछा। अगर आपके फादर अलाउ करें आपको तो बिल्कुल रह सकती हो, आहान ने कहा। मैंने डैड से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं कल ही वापस पेरिस पहुंच जाऊं। डायना ने उदास होते हुए कहा। फिर आपको कल ही वापस चले जाना चाहिए। जब टाइम आएगा मैं आपसे मिलने वहां आ जाऊंगा, आहान ने कहा। This sad that Dad did not agree, but what he just said that made me happy. आप मुझसे मिलने लंदन आएंगे ना? जब आप आएंगे तब मैं आपके साथ और ज्यादा वक्त बिताऊंगी और आपको और अच्छे से जानूंगी, डायना ने कहा। इस वक्त वो आहान से बात करके बहुत खुश थी। वो लगातार आहान से बात कर रही थी। आहान भी उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहा था और उसने भी कभी कुछ नहीं बोला और हर बार टॉपिक चेंज करता रहा। करीब 20 मिनट बाद डायना ने कहा। आहान,
क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? डायना अब आहान से क्या पूछेगी? क्या वो उसे अपने दिल की बात आहान से मिलके डायना बहुत खुश होती है और ये बात वो एक्सप्रेस भी कर देती है। अगले दिन मीटिंग में डायना मिहिर को ह्यूमिलिएट करती है और आहान को प्रेज करती है। कुछ दिन वहां रहने के बाद लंदन जाने से एक दिन पहले वो आहान को कॉल करती है और उससे बहुत देर तक बातें करती है। करीब 20 मिनट बाद डायना ने कहा, आहान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, आहान ने कंफ्यूजन में कहा। लेट इट बी, I'll hang up now। इतना कहकर डायना ने फोन रख दिया। डायना ने मन ही मन में सोचा कि वो आहान को अपने दिल की बात कैसे बताए। सहर ने उसे पहले ही बता दिया था कि आहान की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। किसी भी तरह वो डायना से कम नहीं है। अगर वो आहान से अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ कहती और दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड हो जाती तो वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। पता नहीं मैं ये बात आहान से कब तक छुपा पाऊंगी, डायना ने अपने आप से कहा और मायूस हो गई। उधर रायजादा फैमिली में मिहिर की वजह से सब बहुत परेशान हो गए थे। आहान से नफरत करने के लिए और उसे जान से मारने के लिए सबके पास एक और वजह थी। उनके घर के हॉल में इस वक्त कोई कुछ नहीं बोल रहा था और बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग माहौल था। ये तो हद हो गई। वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो और पावरफुल क्यों ना हो, है तो मिहिर का कजिन ही ना। उसने डायना की मदद से मिहिर के साथ ऐसा किया, ये बहुत गलत है। जब काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला तब जिगर ने दांत पीसते हुए कहा, उसके हिसाब से जो कुछ भी हुआ था आहान की वजह से ही हुआ था। डैड, मुफा टीचर लंदन की रॉयल प्रिंसेस को जानता कैसे? मिहिर को आहान पर बहुत गुस्सा तो आ ही रहा था, पर साथ ही उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि नाजायज आहान रॉयल फैमिली के किसी मेंबर को कैसे जानता था। वो नालायक 8 साल पहले लंदन गया था, आलोक ने कहा। अगर वो 8 साल पहले लंदन गया था तो ये बात हमें पता क्यों नहीं है? मिहिर ने कहा। रायजादा फैमिली ने कभी आहान पर नजर रखना बंद नहीं किया था। उनके पास आहान के पल पल की खबर होती थी, पर उन्हें आहान के लंदन जाने के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे भी अभी पता चला। 8 साल पहले लंदन में उसने डायना की जान बचाई थी और इस बार डायना इंडिया उससे मिलने के लिए आई है, आलोक ने कहा। वो लंदन क्यों गया था? किसके साथ गया था? हमें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? जिगर ने लगातार सवाल पूछे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह नजर रखने के बाद भी उन्हें इतनी बड़ी बात कैसे नहीं पता थी। इस पर आलोक ने कुछ नहीं कहा। वो भी बाकी सबकी तरह कंफ्यूज ही था। सच तो ये था कि बहुत कुछ ऐसा था जो आलोक के कंट्रोल में नहीं था। शायद कोई एक्सपर्ट है जो उसकी मदद कर रहा है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आलोक ने कहा। आलोक सिचुएशन को देखकर यही अंदाजा लगा पाया, जो शायद सच भी था। फिर तो हमें उस एक्सपर्ट के बारे में पता करना चाहिए। वो एक्सपर्ट जरूर आहान का मास्टर ही होगा, जिगर ने कहा। रायजादा फैमिली इतना तो जानती थी कि आहान का एक मास्टर है, जिसकी मदद से उसने मार्शल आर्ट सीखा था और वो 24 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गया है। इस वजह से वो इस वक्त इंडिया का यंगेस्ट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। उनके बारे में पता करना नामुमकिन के बराबर है, आलोक ने कहा। उसके मास्टर की आइडेंटिटी बहुत प्रेशियस है। अगर वो 8 साल पहले लंदन नहीं गया होता तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती, आलोक ने उदास होते हुए कहा। वो जितना आहान के बारे में जानने की कोशिश करते थे उनसे उतनी ही चूक हो जाती थी। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मिहिर ने पूछा। कुछ नहीं, हमें उसके मास्टर को और ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से आलोक की आवाज में खुशी झलकने लगी। आलोक की बात सुनकर मिहिर और जिगर दोनों चौंक गए। डैड, आपके कहने का मतलब है कि? मिहिर ने कहा। दीवान फैमिली आहान पर अटैक करने वाली, आलोक ने कहा। ये बात सुनकर दोनों की आंखें बड़ी हो गई। पहले जब आलोक ने ये बात बताई थी तब आहान गैंगटॉक नहीं गया था। कुछ दिन पहले वो जो गैंगटॉक में कांड करके आया था, उसके बाद सबको लग रहा था कि दीवान फैमिली आहान पर अटैक करने से पीछे हट जाएगी, पर आलोक की बातों से लग रहा था कि वो आहान को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं।
डैड, क्या दीवान फैमिली अहान के लेवल की है? गैंगटॉक में उसने डिवाइन रैंकिंग के 2 एक्सपर्ट्स को जान से मार दिया था। मिहिर ने कहा, वो नालायक इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना सब उसे समझते हैं। उसने वहां पर वेपन्स का यूज किया था। उन दोनों को भी उसने वेपन की मदद से मारा था ना, कि अपने क्यूआर स्ट्रेंथ की वजह से। आलोक ने कहा, अच्छा, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ बस एक अफवाह है? मिहिर की आंखों में चमक आ गई थी। हाँ, उसके स्ट्रेंथ का हवा बनाया हुआ है। इसका कारण यह है कि मार्शल आर्ट अलायंस भगवान क्रिएट करना चाहता है। आलोक ने कहा, मतलब? जिगर ने पूछा, बहुत सालों से इंडियन मार्शल आर्ट्स में अहान जैसा स्ट्रांग इंसान कोई नहीं आया है। अब जब वो आया है तो सब उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं और उसके टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आलोक ने कहा, मतलब हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है? मिहिर ने खुश होते हुए कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। उसके स्ट्रेंथ का असली टेस्ट दीवान फैमिली के चैलेंज के बाद पता चलेगा। आलोक ने मिहिर और जिगर को रियलिटी चेक दिया। मतलब दीवान फैमिली अहान को मार सकती है? जिगर ने पूछा। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है, आलोक ने कहा। आदित्य के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अहान को रायजादा फैमिली का कोई मेंबर हाथ भी नहीं लगा सकता था, पर अगर दीवान फैमिली उसे मारना चाहे तो इसमें उनका कोई हाथ नहीं होगा। उनके लिए तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। डैड, दीवान फैमिली उस निकम्मे पर अटैक कब करेगी? मिहिर ने पूछा। कुछ ही दिनों में, आलोक ने कहा। इसका मतलब अहान जिंदा ज्यादा दिन नहीं रहेगा? जिगर ने कहा, रायजादा फैमिली के लोग जल्द से जल्द अहान की मौत चाहते थे। दीवान फैमिली एकांत में रहती थी। उनका विला एक सिक्योर्ड माउंटेन रेंज पर था, जहां दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। वो वहां पर कल्टीवेट करते थे और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने पर ही नीचे आते थे। उनकी जैब पंच तकनीक दुनिया भर में फेमस थी, पर बहुत कम लोग थे जो इसको सीख पाए थे। मास्टर करना तो दूर की बात थी। इस वक्त दीवान फैमिली के आंगन में एक आदमी एक रॉक पर बैठा हुआ था और मेडिटेट कर रहा था। उसका नाम तुषार दीवान था। यह दीवान फैमिली में मार्शल आर्ट्स जीनियस था, जिसके ऊपर दीवान फैमिली ने बहुत सारे रिसोर्सेज लगाए हुए थे। तुषार बहुत अलग तरह की ब्रीदिंग तकनीक यूज कर रहा था। उसकी इनहेल और एक्सहेल पावर बहुत अलग थी। मार्शल आर्ट्स में दीवान फैमिली की टक्कर का कोई नहीं था। इसके अलावा मेडिसिन की दुनिया में भी उनका बहुत नाम था। उन्होंने एक मेडिसिनल हर्ब को ढूंढा था और फिर मेडिसिन की दुनिया में आने का फैसला किया। कुछ ही वक्त में इंडियन मार्केट में उनकी मेडिसिन और मेडिकल टेक्निक्स का लोहा मान लिया था। कुछ देर बाद अब माउंटेन से फॉग कम हुआ और सूरज की किरणें पड़ने लगी। तब तुषार ने अपनी आंखें खोली। तुषार की आंखों में चमक थी और उसका शरीर पूरी तरह से शांत और स्थिर था। जैसे ही उसने ब्रीदिंग बंद की, उसका क्यूआई भी शांत हो गया। मास्टर तुषार। इस वक्त तुषार के पास एक लड़का आया और उसने तुषार को ग्रीट किया। यह लड़का तुषार का स्टूडेंट फरहान था। यह तुषार के साथ ही उसके साथ ट्रेनिंग करता था। तुषार की आइडेंटिटी और पावर की वजह से फरहान उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। हाँ, तुषार ने बहुत धीरे से कहा, मास्टर, क्या आप आज बाहर आएंगे? फरहान ने पूछा। कुछ वक्त पहले तुषार ने फैसला किया था कि वो मार्शल आर्ट सिलेक्शन वाले दिन बाहर आएगा, जो आज था। पिछले कुछ दिनों में मुझे जैब पंच तकनीक के बारे में और भी बहुत कुछ पता चला है। मुझे उसे और अच्छे से समझना है, इसलिए मैं अभी सिक्लूजन से बाहर नहीं आऊंगा। तुषार ने कहा। मास्टर तुषार, आपको अहान रायजादा को चैलेंज करना है। सिक्लूजन की बात सुनकर फरहान हैरान हो गया था। क्या? अहान रायजादा कौन है और मुझे उसे क्यों चैलेंज करना? तुषार अहान के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फरहान अहान को चैलेंज करने के बारे में क्यों कह रहा था। मास्टर तुषार, मुझे लगता है कि हेड मास्टर ने आपको कुछ बताया नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बाहर बहुत कुछ हुआ है। अहान रायजादा इस वक्त इंडिया में सबसे जीनियस फाइटर है और सब उसे इस जनरेशन का नंबर 1 फाइटर बुला रहे हैं। फरहान ने कहा। नंबर 1 फाइटर? फरहान की बात सुनकर तुषार ने कहा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया था। उसे लग रहा था कि उससे ज्यादा पावरफुल कौन था। हाँ,
आप पिछले कुछ महीनों से बंद दरवाजे के पीछे कल्टीवेट कर रहे थे, इसलिए आपको कुछ नहीं पता है। पर पिछले 15 दिनों से हर तरफ बस आहान की ही बातें हो रही है। फरहान ने कहा, मुझे सहान रायज़ादा के बारे में सब कुछ जानना है। तुषार ने कहा, पहले वो कुछ दिन और जैब पंच तकनीक के बारे में सीखना चाहता था, पर अब उसे इसकी जरूरत नहीं लग रही थी। आहान रायज़ादा एशिया के सबसे बड़ी फैमिली रायज़ादा फैमिली का नाजायज बेटा है। फरहान ने यहाँ से शुरू किया और तुषार को आहान की शादी से लेकर गैम्बलिंग तक सब कुछ बता दिया। आहान के बारे में जानकर तुषार बहुत सरप्राइज था। फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलने पर भी वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गया था। इसका मतलब तो ये था कि आहान बहुत स्पेशल है। उसकी स्किल्स का कोई जवाब नहीं है। गैंगटॉक में उसने जो किया वो सुनकर तो तुषार की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। फरहान, एक काम करो, एहसान रायज़ादा को मेरी तरफ से एक मैसेज भेजो। उसे कहो कि आज से 10 दिन बाद मैं उसकी जान लूंगा। तुषार ने कहा, यस मास्टर तुषार। फरहान ने उछलते हुए कहा। वो जानता था कि आहान के बारे में सुनने के बाद तुषार ऐसे ही रिएक्ट करेगा। मैसेज भेजने के कुछ देर बाद ये खबर आग की तरह फैल गई थी। इंडिया के मार्शल आर्ट्स और आसपास के अलायंस में ये न्यूज से हलचल आई थी। आहान के आइडेंटिटी की वजह से और उसके पास की वजह से बहुत सारी हाई क्लास फैमिलीज को भी इसके बारे में पता था। दीवान फैमिली के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जो लोग उनके बारे में जानते नहीं थे, उनके मन में बस यही सवाल था कि आखिर दीवान फैमिली कौन है? क्या वो सच में इतने पावरफुल है कि आहान को मार सकते हैं? आहान ने गैम्बलिंग सिंगल हैंडेडली जीती थी। इसके बाद गैंगटॉक में उसने अकेले 100 से ज्यादा वॉरियर्स को मारा था। ऐसे में दीवान फैमिली का उसे चैलेंज करना भूचाल कैसे नहीं ला सकता था? आहान अपना लोहा मनवा चुका था, फिर भी तुषार में उसे चैलेंज करने की हिम्मत थी। इस बात से सब हैरान भी थे और एक्साइटेड भी। आहान भले ही रायज़ादा फैमिली का नाजायज बेटा था, पर फिर भी उसके पास मनाली चेंबर का, वॉर अलायंस का, मयूर जो कि बहुत पावरफुल था उसका, और मार्शल आर्ट अलायंस और फिरोज का सपोर्ट था। कपूर फैमिली और स्वॉर्ड सेक्ट का जीनियस तरुण भी आहान की साइड था। क्या सच में तुषार इतना स्ट्रांग है कि वो आहान की जान ले लेगा? रायज़ादा फैमिली के आलोक, मिहिर और जिगर आपस में बात कर रहे थे। आलोक उन्हें बताता है कि आहान इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना सबको लगता है। दीवान फैमिली से तुषार आहान को मैसेज भेजता है कि वो आहान को 10 दिन बाद मारेगा। आलोक रायज़ादा की स्टडी रूम। हैबी, क्या ये वही तुषार दीवान है जिसे हम ढूंढ रहे थे? आलोक की पत्नी शिप्रा रायज़ादा ने कहा। जब से आहान ने उसकी बेटी के पैर तोड़े थे, तब से वो आहान से बदला लेने के बारे में सोच रही थी। वो उस दिन से बड़े डॉक्टर से बात करके आ रही थी ताकि उसकी बेटी ठीक हो सके, पर इसकी हालत ऐसे हो गई थी कि उसका ठीक होना मुश्किल था। ये वही तुषार दीवान है, हमने उसे ढूंढ ही लिया। आलोक ने कहा। तुम्हें उनके बारे में पता कैसे चला? क्या दीवान फैमिली भरोसे के लायक है? शिप्रा से रहा नहीं गया और उसने आलोक से पूछा। मैंने उनके बारे में बहुत रिसर्च की है। वो भरोसे लायक है। सिर्फ इतना ही नहीं, हजारों सालों से उनका मार्शल आर्ट्स में नाम है। उनके फैमिली हेड पर मेरा एहसान है। मैंने उनसे पर्सनली कहा है कि वो आहान से मेरे बेटे और मेरे बेटी का पुतला ले। आलोक ने कहा। तुमने उनके सीनियर से ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहा? शिप्रा ने पूछा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर मार्शल आर्ट अलायंस उन्हें एक क्वेश्चन करेगा, और अगर तुषार ने कोई मूव किया तो उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमें उनके रेपुटेशन का भी ध्यान रखना है। आलोक ने कहा। अभी क्या ये तुषार आहान को मार पाएगा? आहान की पावर्स हम सबने देख ली है। शिप्रा ने परेशान होते हुए कहा। डोंट वरी डार्लिंग, आहान की पावर बस एक दिखावा है, दिखावा। तुषार आसानी से उसे मार देगा। दीवान फैमिली और उनके पावर्स की बात अलग है। उन्होंने हमेशा बस मार्शल आर्ट्स में ही कल्टीवेशन किया है, तभी तो वो दुनिया से दूर रह रहे हैं। आलोक ने शिप्रा से कहा। फिर तो अच्छी बात है। जब से अनन्या के साथ वो हादसा हुआ है, तब से अनन्या डिप्रेशन में चली गई है। मुझे उसकी ऐसी हालत का बदला जल्द से जल्द चाहिए। शिप्रा ने कहा।
तुम ये बात हमारी प्रिंसेस को बता दो, उसे सुनकर अच्छा लगेगा कि आहान की मौत उसके बहुत नजदीक है। आलोक ने कहा। इतना सुनने के बाद शिप्रा वहां से चली गई और अनन्या के पास आई। अनन्या इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। वो अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं पाती थी। जब शिप्रा ने उसे आहान के लिए तुषार के मैसेज के बारे में बताया तब वो बहुत खुश हो गई। वाह, ये तो आज तक की सबसे अच्छी खबर है। माँ, मैं उस आहान को मरते हुए देखना चाहती हूँ, मैं उसकी मौत चाहती हूँ। अनन्या ने कहा, यस माय लव, ऐसा ही होगा। तुषार ने आहान को चैलेंज किया है तो वो आहान की जान जरूर लेगा। शिप्रा ने कहा, आहान रायज़ादा, तुमने मेरे पैर तोड़े ना, अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हारी मौत के बाद अगर मुझे जिंदगी भर भी बिस्तर पर पड़े रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। कम से कम सुकून से तो रहूंगी मैं। अनन्या, जो अब तक जिंदा लाश की तरह थी, अचानक से खुश हो गई और आहान को गालियां देने लगी। जब रायज़ादा फैमिली में ये सब चल रहा था तब गैंगटॉक के ब्लैक निंजा के वॉर हॉल में मीटिंग चल रही थी। आज ये मीटिंग आहान के बारे में बात करने के लिए बुलाई गई है। आहान को सब जानते हैं और अब तक तो सबको ये भी पता होगा कि दीवान फैमिली के सक्सेसर तुषार दीवान ने आहान के लिए मैसेज भेजा है, उसी मौत का मैसेज। मीटिंग की शुरुआत वॉर हॉल के नए हेड आलेख से हुई। अब मैं केशव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दीवान फैमिली के बारे में सबको बताए ताकि हम रिजल्ट एनालाइज कर पाए। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने जो प्लान पहले बनाया था उसे एग्जीक्यूट करना है या नहीं। आलेख ने कहा। इसके बाद केशव खड़ा हुआ और उसने सबको ग्रीट किया। फिर उसने कहा, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दीवान फैमिली का हजारों सालों से जितना नाम है उतना किसी भी फैमिली का आज तक नहीं हुआ है। वो मार्शल आर्ट्स की दीवार है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। दीवान फैमिली की जैब पंच तकनीक बहुत ही खतरनाक है जिसे बहुत कम लोग सीख पाए हैं और मास्टर तो कोई भी नहीं कर पाया है। दीवान फैमिली के हेड इंडिया के अगले ग्रैंड मास्टर बनने के हकदार हैं। केशव दीवान फैमिली के बारे में जितना जानता था उसने उतना बता दिया था। सबने केशव की बात को बहुत ध्यान से सुना था और उसकी इंफॉर्मेशन से सब हैरान थे। केशव ने सबको देखा और फिर कहा, मैं तुषार से कभी नहीं मिला हूँ और ना ही उसके बारे में ज्यादा कुछ जानता हूँ, पर अगर उसकी फैमिली ने उसे इतने बड़े चैलेंज के लिए अलाउ किया है मतलब हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुषार और आहान के बीच की फाइट देखने लायक होगी। इस फाइट के बाद पूरी दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट को दीवान फैमिली के बारे में पता चल जाएगा। केशव ने कहा, केशव, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुषार आहान को मार सकता है? किसी ने पूछा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आहान ने यहाँ आकर वेपन्स की मदद से इतने लोगों को मारा था ना कि अपने QI की वजह से। उसका QI इतना स्ट्रांग नहीं है। उसे जीत के लिए वेपन्स की जरूरत पड़ती है, वही तुषार का QI ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। केशव ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें हमारा प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। वॉर हॉल के एल्डर ने कहा। ये खबर आने से पहले उन्होंने फैसला किया था कि वो आहान को मारने के लिए 3 ब्लैक निंजास को भेजेंगे जो डिवाइन रैंकिंग के हैं और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। केशव ने जो कहा है मुझे उस पर भरोसा है, पर आहान बहुत इविल है। उसने ऐसे काम किया है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। हमें ये प्लान कैंसिल करने की जगह होल्ड पर रखना चाहिए। किसी ने ऑब्जेक्ट किया। हाँ, ये भी सही है। हम अपना प्लान होल्ड पर रखते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। केशव ने कहा। गैंगटॉक में जब ये सब चल रहा था तब मनाली में गीत इस खबर से बहुत परेशान थी। दादाजी, मुझे पता चला है कि तुषार दीवान ने आहान के लिए मैसेज भेजा है। आपको इसके बारे में कुछ पता है? गीत ने अपने दादाजी से पूछा। मुझे पता है, उसके दादाजी ने कहा। दादाजी, क्या आप दीवान फैमिली को जानते हैं? क्या आहान की जान खतरे में है? गीत ने परेशान होते हुए पूछा। गीत के दादाजी भी एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे और इन्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता था। दीवान फैमिली बहुत सालों से छिपी हुई थी, इसलिए उन्हें सब भूल गए थे।
अब शायद वो वापस आना चाहते हैं और वापस आने के लिए उन्हें एक धमाका करना जरूरी था। आहान को ऐसी धमकी देना वही धमाका है। गीत के दादाजी ने उससे कहा, अच्छा ऐसी बात है। गीत ने कहा, वो आहान को जानती थी इसलिए उसे पता था कि आहान ये चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करेगा। आहान के ऊपर मंडराते हुए खतरे के बारे में सोचकर ही गीत का दिल बैठ गया था। उसे आहान की कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा था, पर फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं आहान को कुछ हो ना जाए। आहान हमेशा वेपन्स की मदद से लड़ता था, पर इस बार उसे सिर्फ अपने हाथों से लड़ना था। दादाजी, क्या हम किसी तरह से ये रोक नहीं सकते? गीत ने पूछा। नहीं बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। तुषार ने अपना मन बना लिया है और अगर आहान ये चैलेंज एक्सेप्ट ना करे तो शायद कुछ हो सकता है। उसके दादाजी ने कहा, आहान ने ये चैलेंज एक्सेप्ट ना करे, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। गीत ने कहा, वो आहान को जानती थी और उसे पता था कि इस सिचुएशन में आहान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। मुझे आहान को ढूंढना चाहिए, मुझे अभी उसके पास होना चाहिए। गीत ने तुरंत मन बना लिया। वो भले ही आहान को चैलेंज एक्सेप्ट करने से रोक नहीं सकती थी, पर वो उसका साथ तो दे सकती थी। जब गीत आहान के पास जा रही थी तब नित्या और तरुण भी स्वॉर्ड सेट से निकलकर मनाली आ गए थे। वहीं आते ही उन्होंने आहान को कॉल किया, पर जब उसने फोन उठाया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये आवाज मयूर की है। तुमने आहान का फोन क्यों उठाया है? आहान कहाँ है? आवाज पहचानने के बाद नित्या ने पूछा। सेस, ब्रदर आहान ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है और अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे हैं। मयूर ने कहा। क्या? वो क्लोज डोर कल्टीवेशन क्यों कर रहा है? आखिर चल क्या रहा है? मयूर, तुम्हें मुझे क्लियरली बताना होगा। नित्या ने कहा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं इतना जानता हूँ कि प्रिंसेस डायना को सी ऑफ करने के बाद ब्रदर आहान ने कहा था कि उन्हें कुछ फील हो रहा है और वो उसे अच्छे से समझना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपना फोन दिया और कहा कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तो मैं हैंडल करूँ। मयूर ने कहा। तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे तुषार दीवान के चैलेंज के बारे में उन्हें बताना चाहिए या नहीं। मयूर ने अपनी बात पूरी की। अभी उनसे कुछ मत कहना। नित्या बोल पाती इससे पहले तरुण ने कहा। दादा तरुण, आप भी यहाँ है? मयूर ने हैरानी से पूछा। तुषार के मैसेज की वजह से स्वॉर्ड सेट जीनियस तरुण भी वहां आ गया था। हाँ, तरुण ने कहा। तुम इस वक्त आहान को कुछ मत बताना, वो क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। ऐसा मार्शल आर्टिस्ट के साथ बहुत कम होता है, उन्हें कल्टीवेशन पर ध्यान देने दो। तरुण ने कहा। वो इस ट्रेनिंग को अच्छे से समझता था। पर ब्रदर तरुण, ब्रदर आहान बंद दरवाजे के पीछे कब तक रहेंगे? उस तुषार ने तो 10 दिन का वक्त दिया है। मयूर से रहा नहीं गया, इसलिए उसने तरुण से पूछा। मुझे नहीं पता। मॉडर्न मार्शल आर्टिस्ट जब ऐसी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तब वो 2-3 दिन के लिए बंद दरवाजे के पीछे रहते हैं, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। तरुण ने कहा। तो अगर आहान ने चैलेंज मिस कर दिया तो फिर क्या होगा? नित्या ने पूछा। होना क्या है, उस तुषार को अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा। मयूर ने कहा। मयूर को इस बात पर बिल्कुल शक नहीं था कि तुषार और आहान के बीच में जीत आहान की ही होगी। नित्या ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। मयूर तुषार के बारे में नहीं जानता था, पर वो जानती थी तुषार मॉन्स्टर था। अच्छा, हम अभी आते हैं, नित्या ने कहा और फोन रख दिया। नित्या और तरुण मयूर के विला के पास पहुंचे जहां पर आहान कल्टीवेट कर रहा था। वो दोनों विला के अंदर नहीं गए थे। इस वक्त एक कोर्टयार्ड में से अच्छी खासी धूप पड़ रही थी। आहान वहां पर चौकटी लगाकर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके दिमाग में वो सारे ट्रिक्स आ रही थी जो उसने आज तक सीखी थी। वो ध्यान से सारे टेक्निक्स कॉम्प्रिहेंड कर रहा था। वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से टेक्निक को नारायण की सिखाई हुई टेक्निक से साथ कंबाइन कर रहा था। इस वक्त वो जो मेथड सबसे ज्यादा यूज करता था वो ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक थी। वो उसका डेवलप किया हुआ अपना फाउंडेशन था। नारायण ने उसे बताया था कि स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्मेशन रेलम में आने के बाद हर आर्टिस्ट के पास अपना मार्शल आर्ट होना चाहिए, पर इस वक्त आहान के पास ये करने का वक्त नहीं था।
इसलिए वो एग्जिस्टिंग टेक्निक से ही कुछ करना चाहता था। क्या अहान अपनी टेक्निक बनाने में सक्सेसफुल होगा? राजदादा फैमिली, ब्लैक निंजा ग्रुप और कपूर फैमिली सब अहान और तुषार के बीच होने वाली फाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तरुण और नित्य अहान से मिलने आते हैं तो मयूर उन्हें बताता है कि अहान क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी है। अहान का पूरा ध्यान अपने कल्टीवेशन पर था। वो रिसर्च में इतना बिजी था कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि तुषार ने उसे चैलेंज किया है। वो बस अपना मार्शल आर्ट मूव बनाने में बिजी था। सुबह से वो अपनी सीखी हुई हर टेक्निक के बारे में सोच रहा था। इंडिया में बहुत तरह के मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे स्वॉर्ड, फिस्ट, पाम एटसेट्रा। सबकी अपनी स्टाइल है और अपनी यूनिक क्वालिटी है। अगर मुझे अपनी पर्सनल तकनीक बनानी है तो मुझे इन सब का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। स्वॉर्ड तकनीक सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल तकनीक है। अगर मैं स्वॉर्ड यूज करूंगा तो शायद मेरी तकनीक ज्यादा पावरफुल होगी। दुश्मन को जान से मारने के लिए स्वॉर्ड का ही यूज सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा पहले के जमाने में बहुत सारी टेक्निक एनिमल्स पर बेस्ड थी, जैसे मंकी फिस्ट, स्नेक फिस्ट। अहान अपने आप से बात कर रहा था, मेरी तकनीक में स्वॉर्ड का इस्तेमाल होगा और साथ ही एनिमल बेस्ड टेक्निक भी होगी। दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा तो फिर ये बहुत डेडली मूव बनेगा। बेस के लिए मेरे पास ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक तो है ही। इन सब से एक परफेक्ट मूव बनेगा और इवॉल्व भी होगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो मेरे लिए रिसर्च और क्रिएशन आसान हो जाएगा। अहान ने अपने दिमाग में सारा फ्रेम बना लिया था। उसने अच्छे से सोच लिया था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। फ्रेम बनाने के बाद अहान ने सोचा, स्वॉर्ड तकनीक बाकी स्वॉर्ड टेक्निक से बहुत अलग होनी चाहिए और साथ ही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसी टेक्निक जो लाइफ और डेथ बैटल्स में यूजफुल हो। ये सोचने के बाद अहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक से अहान ने अपना राइट हैंड उठाया और लगातार वो वर्ड्स बोले जो उसने किलिंग टेक्निक में सीखे थे। उसने ये वर्ड्स ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक के साथ यूज किए। अहान बार बार ये कर रहा था ताकि उसे अपनी पर्सनल तकनीक के लिए कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। पूरी दोपहर प्रैक्टिस करने के बाद में अहान सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वो लगातार मेहनत के बाद बहुत ज्यादा थक गया था। अहान का उठने का मन भी नहीं था, पर फिर भी जबरदस्ती वो उठा और गर्म पानी से नहाने चला गया। इतने कल्टीवेशन के बाद गर्म पानी से नहाना बहुत जरूरी था। जब पंच को मास्टर करते वक्त भी दीवान फैमिली हॉट वाटर बाथ लेते थे। इससे सारी थकान दूर हो जाती है। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना बहुत यूज होता है, इसलिए नहाना और टाइम पर खाना खाना सबसे जरूरी है। अहान ने भी नहाने के बाद अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद वो फिर से लॉन में आ गया और चौकड़ी मारकर बैठ गया। अब उसने ट्रेनिंग नहीं की और ना ही टेक्निक के बारे में कुछ सोचा, बल्कि उसका सारा ध्यान अपने मन को शांत करने में था। अहान ने मेडिटेशन शुरू किया और उसके मेडिटेशन करने का तरीका बहुत अलग था। वो बहुत फास्ट ब्रीथिंग करता था। इससे उसकी सारी एनर्जी रिकवर हो जाती थी। मिस्टीरियस फाइटर तुषार दीवान ने अहान रायजादा को अपने फाइट के लिए चैलेंज किया है। आज से 10 दिन बाद उसका अहान को जान से मारने का प्लान है। जब अहान अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी था, तब बाहर उसके और तुषार की फाइट के बारे में बातें हो रही थी। अहान के पहले के रिकॉर्ड की वजह से अहान को सब जान गए थे। अब सब तुषार के बारे में बात कर रहे थे। जरूर तुषार बहुत पावरफुल है, वरना वो कभी भी अहान को चैलेंज तो नहीं करता। हम सब ने अहान की फाइटिंग रिकॉर्ड देखी ही है। जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं रिसर्च कर पाया हूँ, दीवान फैमिली इंडिया में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स फैमिली है। उनकी फैमिली से 2 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर निकले हैं। धीरे धीरे बात का डायरेक्शन बदलने लगा। जब सबसे पहले ये खबर बाहर आई थी, तब सब बोल रहे थे कि तुषार अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। पर अब दीवान फैमिली की हिस्ट्री जानने के बाद सब कुछ बदल रहा था। बहुत लोग ये मान रहे थे कि तुषार अहान से भी ज्यादा पावरफुल है। सबका ये मानने के कारण 2 थे। पहला, दीवान फैमिली की हिस्ट्री, और दूसरा कारण ये था
कि तुषार को आहान को चैलेंज किए 24 घंटे हो गए थे, पर आहान अब तक कुछ नहीं बोला था। इसका मतलब सबने ये निकाला था कि आहान डर गया है और उसमें तुषार को हराने का कॉन्फिडेंस नहीं है। कि आहान ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? अगर आहान ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो क्या वो तुषार को हरा पाएगा? सबके मन में इस वक्त इस फाइट को लेकर बहुत सारे सवाल थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, सबके मन में डाउट्स और एंटिसिपेशन भी बढ़ने लगा। आहान हमेशा बहुत जल्दी रिएक्शन देता है, तो फिर उसने अब तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया था? देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। 5 दिन हो गए थे और आहान के जवाब का अब तक कुछ नहीं पता था। इस बात की वजह से सब बहुत इम्पेशेंट हो गए थे। अब उन्हें आहान की तरफ से रिएक्शन चाहिए था। अब 5 दिन गुजर गए हैं पर आहान का कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब तो साफ है कि आहान डर गया है और उसमें तुषार को हराने का कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, आहान के बारे में तो सब जानते हैं। उसका जो स्टाइल है उसके हिसाब से उसे अब तक तो रिएक्ट कर देना चाहिए था और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। पर यहाँ तो चैलेंज एक्सेप्ट तो दूर, आहान सामने ही नहीं आ रहा है। वो डर गया है। भले ही आहान को हमने नंबर 1 बोला था, पर अब लगता है कि ये तुषार उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी तो आहान उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने से डर रहा है। सब लोगों ने मान लिया था कि आहान डर गया है, इसलिए तुषार का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बहुत जल्दी ये बातें सब जगह फैल गई थी। ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? इनके पास फालतू बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मयूर ने गुस्से में कहा। आहान के बारे में ये सब पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बस मीडिया को बुलाकर सच बताना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। मयूर भी श्योर नहीं था कि आहान तुषार के सामने जीत सकता है या नहीं। सबने तुषार के सपोर्ट में इतना कुछ बोल दिया था कि मयूर के मन में डाउट आ गया था। इस वक्त सिर्फ मयूर नहीं, बल्कि देवांश और उसके भाई बहन और अतुल भी बहुत गुस्से में थे। इन लोगों की बकवास तो मैं बंद करता हूँ। यूजलेस लोग कुछ भी बकवास कर रहे हैं। यंग मास्टर किसी से नहीं डरते हैं। शान ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। हाँ, यंग मास्टर की डिक्शनरी में डर जैसा शब्द ही नहीं है। कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है। सूरज ने कहा। मास्टर अतुल, आपको तो पता होगा ना, यंग मास्टर ने अब तक रिया क्यों नहीं किया? देवांश ने पूछा। उनकी लास्ट होप अतुल का जवाब ही थी। मैं जानता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है। आहान जरूर क्लोज डोर ट्रेनिंग में है, तभी उसे इस तुषार की बात का जवाब देने का वक्त नहीं मिला है। अतुल ने चारों की तरफ देखा और कहा, वो अच्छा ये बात है, इसलिए उन्होंने ही जवाब नहीं दिया, वरना वो जवाब न दे ऐसा हो ही नहीं सकता। चारों भाई बहनों ने चैन की सांस ली। पहले उन्हें बहुत चिंता थी कि आहान रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा था। एक बार यंग मास्टर अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ जाएं, फिर वो इस मच्छर को जवाब देंगे और उसे जान से भी मार देंगे। देवांश ने कहा। मास्टर, मुझे लगता है कि हम सबको आहान के पास ही रहना चाहिए। सूरज ने कहा। ठीक है, अतुल ने लाइट ही कहा। देवांश और बाकी लोग नहीं जानते थे कि तुषार कितना खतरनाक है। वो बस आहान की जीत के बारे में सोच रहे थे। According to Ahan's people, the reason why he has not yet reacted is because he is busy in closed door training. Once he comes out of it, he will definitely react to Tushar's challenge. किसी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और आहान के रिएक्ट ना करने की सच्चाई बताई। इसके बाद फिर से डिस्कशन होना शुरू हो गया। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन भरोसे लायक है। इसके हिसाब से आहान जरूर रिएक्ट करेगा। वो चैलेंज एक्सेप्ट करे या ना करे, जवाब जरूर देगा। इसके बारे में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आहान को चैलेंज एक्सेप्ट करना होता तो वो ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार नहीं करता और तुरंत जवाब दे देता। आहान में कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि उसकी ट्रेनिंग इस फाइट में कितनी यूजफुल होगी। वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये जानना है मुझे। सब लोग कमेंट कर रहे थे और अपने अपने व्यूज दे रहे थे। सब लोग बस अब आहान के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में बस इसी के बारे में बात हो रही थी। सबकी जुबान पर आहान और तुषार का ही नाम था। बाहर जितना हंगामा हो रहा था, आहान का मन उतना ही शांत था। उसे सब के बारे में कुछ खबर नहीं थी। 5 दिन बीत गए थे और वो अब भी रिसर्च और प्रैक्टिस में बिजी था। वो इस वक्त बस 3 ही काम करता था: टाइम पर खाना, मेडिटेट करना और रिसर्च करना।
आहान अपनी रिसर्च में इतना डूब गया था कि उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। इतना एंग्रोस होने के बाद भी आहान को अपना मूव नहीं मिला था। ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक के बाद उसे क्या करना था उसे समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही सनसेट हुआ, आहान भागते हुए लॉन के पीछे गया और उसने अपने पीछे आफ्टर इमेजेस छोड़ दी। वो जिस स्पीड में गया था, पीछे बहुत मिट्टी उड़ रही थी। अचानक से आहान की बॉडी रुकी और स्पॉट पोजीशन में चली गई। उसके घुटने झुके हुए थे और उसके पांव जमीन पर चिपके हुए थे। फिर आहान ने अपनी फीस बनाई और हवा में हाथ चलाया। उसका पंच बहुत स्पीड में था और बहुत पावरफुल भी था। इसके बाद उसने लंबी सांस ली और सोचा, रिवॉल्विंग स्वॉर्ड टेक्निक, इसे यूज करके अगर मैं एक तकनीक बनाऊं तो मेरा काम हो सकता है। ये बहुत सूटेबल चॉइस है, पर फिर भी मुझे लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है। आहान पिछले कुछ दिनों से अपने आप से ही बात कर रहा था। इतने दिनों के बाद अपना मूव बनाने के लिए उसे फाउंडेशन मूव मिल गया था। अब वो अपना दूसरा किलिंग मूव क्रिएट करने वाला था। रिवॉल्विंग स्वॉर्ड तकनीक से आहान अब एक शानदार मूव बनाने वाला था। इसमें अब भी कुछ मिसिंग है, पर क्या? आहान फिर से इसी सोच में डूब गया था। देखते ही देखते 8 दिन बीत गए थे। आहान ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मुझे नहीं लगता कि आहान ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। अब तो बस 2 ही दिन बचा है। आहान डर गया है, वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। कितनी बुरी बात है। आहान ने इतने बड़े बड़े और पावरफुल लोगों की जान ले ली थी, पर अब वो तुषार का चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब तो साफ है कि आहान तुषार से डर गया है। आहान की चुप्पी ने सबको विश्वास दिला दिया था कि तुषार आहान से भी ज्यादा पावरफुल था। कि आहान अपना मूव बना पाएगा? जब आहान को तुषार के चैलेंज के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा?